सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। पुनः आपका हिंदी की कक्षा में स्वागत है। आइए चलिए फिर आज हम फिराक गोरखपुरी जी की गज़लें पढ़ें। इसके पहले हमने रुबाइयाँ देखा था, तो पहला जो गज़ल है पहले उसे हम पढ़ते हैं। प्रथम गज़ल में वो लिखते हैं, नौरस गुंचे पंखुड़ियों की नाजुक गिरहें खोले हैं, या उड़ जाने को रंगोबू गुलशन में पर तोले हैं। तारे आंखें झपकावे हैं, जर्रा जर्रा सोए हैं, तुम भी सुनो हो यारों, सब में सन्नो बोले हैं। इसमें जो कुछ कठिन शब्द हैं, पहले उसके अर्थ को हम समझ लें। यहाँ नौरस का अर्थ है नौ रसों से बना हुआ। गिरहें का मतलब है गांठें। नाजुक अर्थात कोमल। बू का अर्थ है खुशबू। गुलशन का अर्थ है बाग। शब का अर्थ है पल। और झपकाना मतलब बंद करना, जिस तरह से हम पलकों को झपकाते हैं। आइए अब हम प्रसंग देखें। तो प्रस्तुत गजल में गजलकार ने प्राकृतिक सौंदर्य का अद्भुत चित्रण किया है। उसके बाद ये आप प्रसंग में लिख लीजिएगा, संदर्भ में लिख लीजिएगा, और इसके साथ साथ पाठ परिचय और कवि का परिचय लिख लीजिएगा। अब हम व्याख्या देखते हैं। लोक प्रचलित बोली में वसंत ऋतु के सुहाने मौसम को नौरस भी कहा गया है। यह कैसा मौसम है जो दिल की उदासी को दूर कर उसमें रस भर देता है। इस ऋतु में सभी पेड़ पौधे में नए पत्ते और फूल आने से वातावरण रंगों और खुशबू से भर जाता है। अतः शायर कहते हैं कि प्रकृति के नौ रसों के प्रभाव के कारण पेड़ पौधों की कलियों की पंखुड़ियां अपनी कोमल गांठों को खोलने लगी हैं, अर्थात सभी कलियां फूल बन जाने के लिए तत्पर हैं। बाग की सभी कलियों के फूल बन जाने के बाद फूलों के रंग और खुशबू भी चारों तरफ फैलने के लिए अपने पंख खोलने लगे हैं। आगे कवि कहते हैं कि रात्रि के समय आकाश में तारे आंखें झपकाते से प्रतीत होते हैं। उस समय पृथ्वी का एक एक कण सोया रहता है। रात के इस सन्नाटे में हमें तारों की तरह टिमटिमाना चाहिए, अर्थात विपरीत परिस्थितियों में भी गतिशील रहने की सीख लेनी चाहिए। अब चलिए, ये आपकी व्याख्या हो गई। अब हम काव्य सौंदर्य में भाव पक्ष में काव्य सौंदर्य का जो पहला पक्ष है भाव पक्ष, उसमें पुनः हम लिख लेंगे कि प्रस्तुत 4 पंक्तियों में गजलकार ने प्रकृति का सुंदर चित्रण किया है। उसके बाद कला पक्ष में आप लिखिएगा कि इन पंक्तियों में उर्दू फारसी भाषा का प्रयोग है, प्रसाद गुण है इसमें, तथा अभिधात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। बिंब योजना भी सुंदर है। इसके साथ साथ अनुप्रास अलंकार का चित्रण है तथा गजल छंद का प्रयोग यहाँ किया गया है। आइए हम अगले गजल को देखें। इसमें गजलकार कहते हैं, हम हो या किस्मत हो, हमारी दोनों को एक ही काम मिला। किस्मत हमको रो लेवे है, हम किस्मत को रो ले हैं। जो मुझको बदनाम करे हैं, काश वे इतना सोच सकें, मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले हैं। इन पंक्तियों में आप प्रसंग में लिखिएगा कि इन पंक्तियों में फिराक गोरखपुरी जी ने स्वयं एवं अपनी किस्मत के द्वंद्व का वर्णन किया है। तथा आगे की पंक्ति में वो कहते हैं कि जो दूसरों पर कीचड़ उछालते हैं, खुद उन पर कीचड़ लग जाता है। तो यहाँ पर उन्होंने व्यंग का प्रस्तुतिकरण किया है। अब चलिए हम व्याख्या देखें। फिराक जी कहते हैं कि हमें और हमारे भाग्य दोनों को ही एक काम मिला है। हमारा भाग्य हम पर रोता है, तरस खाता है, और हम अपने भाग्य पर रोते हैं, अर्थात हमारा भाग्य अच्छा नहीं है, भाग्य ही हमारी स्थिति पर दुखी है। पुनः आगे वे कहते हैं कि जो मुझको बदनाम करते हैं, उन्हें इतना तो सोच लेना चाहिए था कि वे यह काम करते समय किसको बेपर्दा कर रहे हैं। वे मेरा पर्दा खोल रहे हैं। यहाँ आशय यह है कि दूसरे को बदनाम करने वाले अपने चरित्र का ही उद्घाटन करते हैं। वे दूसरों के ऊपर पर्दे
को नहीं हटाते वरन अपना असली रूप दिखाते हैं। तो ये व्याख्या में आप लिख लीजिएगा। अब इसका जो काव्य सौंदर्य है, पुनः आप काव्य सौंदर्य के भाव पक्ष में लिखिएगा कि इन पंक्तियों में कवि ने अपनी किस्मत पे रोने की बात कही है तथा उन लोगों पर व्यंग किया है जो दूसरों का मजाक उड़ाते हैं। उसके बाद आप कला पक्ष में लिखिएगा कि उर्दू और फारसी भाषा शैली का यहाँ प्रयोग किया गया है तथा इन पंक्तियों में भावपूर्ण शैली का भी प्रयोग है। अनुप्रास आदि अलंकार भी है यहाँ। पंक्तियां देखें। गजलकार कहते हैं, ये कीमत भी अदा करे हैं हम बदुरुस्ती ए होशो हवास, तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी होले हैं, तेरे गम का पाशे अदब है कुछ दुनिया का ख्याल भी है, सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रोले हैं। यहाँ एक दो शब्द हैं, उसका अर्थ समझ लीजिए। बदुरुस्ती का अर्थ होता है ठीक हालत में और होशहवास का अर्थ है विवेक के साथ। तो इन पंक्तियों का संदर्भ प्रसंग आप कुछ इस प्रकार लिखिएगा कि इन पंक्तियों में फिराक गोरखपुरी जी ने अपने दीवानेपन और प्रिय से बिछुड़ने का अर्थात वियोग का यहाँ सुंदर चित्रण उन्होंने किया है। वो कहते हैं कि प्यार की कीमत अपनी बदनामी के रूप में वो विवेक के साथ प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि अपना प्यार प्राप्त करने के लिए उसे यदि समाज में बदनामी का कष्ट भी सहना पड़े तो स्वीकार है। अपने प्रियतम के प्यार पाने के लिए, उसका सौदा करने के लिए दीवानापन अर्थात पागलपन की सीमा तक जाने के लिए भी वो तैयार हैं। पागल प्रेमी समाज की कभी परवाह नहीं करता। यहाँ उनका मुख्य उद्देश्य तो केवल प्रेमी को पाने तक ही सीमित रहता है। आगे की पंक्तियों में कवि कहते हैं कि शायर प्रिय के वियोग में दुखी है, वह दुनिया का ख्याल भी करता है, अतः अपने दुख का बखान सबके सामने नहीं करता, वह तो सबसे छिपकर अपने दर्द के कारण चुपचाप अकेले में रो लेता है। अब काव्य सौंदर्य देखते हैं। तो आप भाव पक्ष में लिखिएगा कि इन पंक्तियों में फिराक जी ने अपने दीवानेपन का और प्रिय से वियोग का सुंदर चित्रण किया है तथा कला पक्ष में लिखिएगा कि इन पंक्तियों में इसकी जो भाषा है वो उर्दू फारसी बोलचाल की भाषा है। गजल छंद में इसका चित्रण किया गया है। अनुप्रास अलंकार है तथा चुपके चुपके में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का चित्रण किया गया है एवं इसमें माधुर्य गुण भी हैं तथा भावपूर्ण शैली में इन पंक्तियों का चित्रण किया गया है। अब हम आगे की पंक्तियां देखें। फितरत का कायम है तवाजुन आलमे हुस्नो इश्क में भी, उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खोले हैं, आबो ताब अशआर न पूछो तुम भी आंखें रखो हो, ये जगमग बैतों की दमक है या हम मोती रोले हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका अर्थ देखना जरूरी है, तो आइए देखें। यहाँ तवाजुन का अर्थ है महत्व, आलम का अर्थ है संसार, हुस्नो इश्क का अर्थ है प्रेम और सुंदरता, आबो ताब का अर्थ है शायराना, अशआर का अर्थ है चमकीला। तो यहाँ आप प्रसंग में लिखिएगा कि इन पंक्तियों में शायर अपने प्रेम के उसूलों की बात करते हैं। अब हम व्याख्या देखते हैं। गजलकार कहते हैं कि और वो अपने धैर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि प्रेम और सौंदर्य की अधिकता के बाद भी हमारी आदत का संतुलन बना हुआ है, अर्थात स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आता है, क्योंकि प्रेमी को पाने के लिए अपने को खोना पड़ता है। प्रेम में जो जितना डूबता है उतना ही प्रेम के सामीप्य का अनुभव करता है। यहाँ शायर आगे कहते हैं कि दुनिया की जो बाहरी चमक दमक है इसमें तुम खो मत,
तुम्हें अपनी आंखें खोल कर रखनी चाहिए। ये शेरों की दमक है, अथवा हम मोती रोल रहे हैं। अर्थात तुम्हें जो शेरों की जगमग दिखाई दे रही है वह हमारी आंख से निकले मोती हैं। यहाँ आंख से निकले मोती का अर्थ है आंसू। ये हमारे वियोगी हृदय से निकलकर आंखों की राह बाहर आ गए हैं। यहाँ उन्होंने बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है। यहाँ वो कहते हैं कि आंखों से मोती रोल रहे हैं, अर्थात उनकी आंखों से जो मोती के समान आंसू जगमग चमक रहे हैं वो मोती नहीं बल्कि उनके आंखों से निकलने वाले आंसू हैं जो वियोगी हृदय से निकलकर बाहर आ रहे हैं। तो यहाँ पर कवि ने, गजलकार ने अपने वियोग का सुंदर चित्रण किया है। अब हम काव्य सौंदर्य देखें। काव्य सौंदर्य में आप भाव पक्ष में लिखिएगा कि कवि ने अपने प्रेम के उसूलों की सुंदर बातें कही हैं उसूलों के संदर्भ में, तथा अपने वियोग का भी उन्होंने आंसुओं को मोती कहकर उसका बड़ा सुंदर चित्रण किया है। पुनः आप कला पक्ष में लिखिएगा कि इन पंक्तियों की जो भाषा है वो उर्दू फारसी और उसकी बोलचाल की भाषा है, तथा यहाँ बिंब योजना अत्यंत सार्थक एवं सटीक रूप में प्रस्तुत की गई है। अनुप्रास अलंकार है तथा माधुर्य गुण यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर श्रृंगार रस का अनूठा चित्रण किया गया है। आगे की गजल को देखें।